गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम यूनिट 3 जो फर्स्ट पेपर की आपकी वो शुरू करेंगे। उसमें आपका है संप्रभुता की संकल्पना या संप्रभुता का सिद्धांत। विशेषता है संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। संप्रभु जैसा कि शब्द से ही निहित है अपने आप में कि स्वयं का अपना प्रभु होना, अर्थात अपनी इच्छा का पालन करना, अपने अलावा किसी की इच्छा से बंधा हुआ नहीं होना। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है और संप्रभुता के तत्व के कारण ही सरकार अपनी कानूनी सत्ता स्थापित कर पाती है एक राज्य में, और संप्रभुता के कारण ही राज्य में निवास करने वाले दूसरे समुदाय से सुपीरियर स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि वो किसी की इच्छा से बंधा हुआ नहीं होता और राज्य में रहने वाले सभी समुदाय संप्रभु की इच्छा से बंधे हुए होते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसा कि J.W. गार्नर ने इसकी डेफिनेशन दी है कि एक राज्य की इस प्रकार की विशेषता है जिस कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं, और कोई अन्य शक्ति उसकी इच्छा को सीमित भी नहीं कर सकती। अर्थात सुप्रीम होता है, उसकी आज्ञा का पालन सब करेंगे, वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो जो राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता का विचार है वो संप्रभुता के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। अब प्रभु सत्ताधारी कोई भी हो सकता है, वो एक राजा भी हो सकता है, मुकुटधारी राजा भी हो सकता है, मुख्य कार्यकारी भी हो सकता है, कोई असेंबली सभा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिस संप्रभुता का वाहक होता है। तो वो सिर्फ अपनी इच्छा से ही कोई कानून की घोषणा कर सकता है और आदेश जारी कर सकता है और राजनीतिक निर्णय ले सकता है। और ये जो कानून, आदेश और निर्णय होते हैं उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों, समुदायों और संगठन के लिए बाध्यकारी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। तो जो राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता है उसका विचार संप्रभुता की संकल्पना से ही निकलता है। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। वैसे तो हमने जान लिया कि अर्थ और परिभाषा एक तरीके से, परंतु हम देखते हैं कि संप्रभुता एक इंग्लिश का अनुवाद इसका होता है सॉवरेंटी, जो लैटिन भाषा के 2 शब्द सुपर प्लस एनस से मिलकर बना है। सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च और एनस का मतलब होता है शक्ति, अर्थात जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसे संप्रभुता शाब्दिक अर्थ यही होता है। परिभाषा में हम 1-2 विचारकों की परिभाषा देखेंगे। जो सर्वप्रथम परिभाषा है वो दी थी जीन बोंदा ने। संप्रभुता की पहला व्यवस्थित अध्ययन जीन बोंदा ने किया था। तो जीन बोंदा कहता है कि संप्रभुता क्या है? नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता, अर्थात वो सर्वोच्च होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है, उसकी आज्ञा का पालन सब लोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता के मुख्यतः 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता अर्थात राज्य के निश्चित भूभाग में जहाँ पर इसका शासन होता है, और तो उसमें रहने वाले सभी व्यक्ति और समुदाय उसके आदेशों से बंधे हुए होते हैं, उसके आदेशों का, आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, और अगर उल्लंघन करेंगे तो राज्य उसको दंडित करेगा संप्रभुता की शक्ति के थ्रू। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन आंतरिक संप्रभुता हो गया। और बाह्य संप्रभुता कि राज्य जब अपने समान ही दूसरी एक इकाई से, संप्रभु इकाई से या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संधि, समझौता या संबंध स्थापित करेगा तो वो किसी के दबाव में नहीं आकर स्वयं अपनी स्वायत्तता से कोई निर्णय लेगा। तो ये होती है बाहरी संप्रभुता। तो एक फाइनल डेफिनेशन अगर हम देखें संप्रभुता की दोनों पक्षों को मिलाकर, तो संप्रभुता क्या है? एक राज्य की बहुत सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है,
और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार रिलेशन स्थापित कर सकता है। ये संप्रभुता की सामान्य अर्थ और परिभाषा हुआ। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ। संप्रभुता के सिद्धांत की व्यवस्थित अध्ययन, जैसा कि मैंने बताया, जीन बोंदा ने 16वीं शताब्दी में किया था। मध्यकाल में क्या होता था? 16वीं-17वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। सॉरी। तो मध्यकाल में राज्य किस प्रकार के होते थे कि यूरोप के अंदर, प्राय हम यूरोपियन संदर्भ में हम देखते हैं कि यूरोप में उस टाइम क्या था, जैसा कि आप विश्व इतिहास में पढ़ोगे, रेनेसा पढ़ोगे, आप पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन पढ़ोगे, उस टाइम देखोगे तो रेनेसा के अंदर आप देखते हो मध्यकाल से जो आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी, तो मध्यकाल में क्या था, राज्य जो राजतंत्र होते थे यूरोप में, उनमें पोप अर्थात चर्च या धर्म का बहुत ज़्यादा दखल रहता था और राज्य धर्म के अधीन होता था, पोप के सत्ता के अधीन आता था। पोप की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था और चर्च के जो भी आदेश होते थे, कई राज्य यूरोप में आप देखोगे वो उसकी सत्ता से सीमित होते थे। और दूसरा, एक था कि राज्य के अंदर भी रहने वाले जो सामंत सरदार होते थे, स्वायत्त नगर होते थे, स्वायत्त औद्योगिक बस्तियां होती थी, वो अपनी अपनी शक्तियां से कुछ हद तक राजा की शक्तियों को सीमित करती थी। तो इन दोनों सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, दोनों विचारों का खंडन करने के लिए कि पोप की सर्वोच्चता और राज्य में निवास करने वाले सामंत सरदारों और स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति को सीमित करने के लिए, इनका खंडन करने के लिए संप्रभुता का विचार उस टाइम सर्वोच्च उपयुक्त था। जैसा कि आप देख रहे हो कि 16वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हो रहा था कि मध्ययुगीन मान्यताएं और संस्थाएं लुप्त हो रही थी पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल में, और राष्ट्रीय और राजतंत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। तो संप्रभुता का सिद्धांत ने इसी राष्ट्रीय और राजतंत्रीय राज्य को औचित्य को स्थापित करने के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैसा कि विश्व इतिहास में आप देखोगे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का उदय फ्रांस में हुआ था धर्म सुधार आंदोलन के बाद। तो फ्रांस में जब राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ तो जीन बोंदा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, एक दी रिपब्लिका, राज्य व्यवस्था, 1576 में। तो उसने राज्य को क्या बोला कि राज्य परिवार और उनकी मिली जुली संपदाओं का एक ऐसा संगठन है जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक अर्थात संप्रभुता का शासन चलता है। तो संप्रभुता की उसने यही परिभाषा दी कि नागरिकों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो सिर्फ किसी भी कानून से बंधी हुई नहीं होती है। इसके बाद दूसरा जो विचारक था, इतिहास में इसका योगदान रहा था संप्रभुता के, हुगो ग्रोसियस था। उसने संप्रभुता को क्या कहकर किया कि ये सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है और ये उस व्यक्ति में रहती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता और जिसकी इच्छा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके बाद कई विचारकों ने संप्रभुता का विचार दिया, अपनी योगदान दिया संप्रभुता के सिद्धांत पर, जिसमें बोंदा, ग्रोसियस, थॉमस हॉब्स, जे रूसो, जॉन ऑस्टिन, इन्होंने राज्य और संप्रभुता का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें एक ही विचार निहित था कि राज्य समाज की एक बुनियादी संस्था है और वही एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बना सकती है। वैसे तो व्यक्ति के कई हित होते हैं, कईयों के एक जैसे भी होते हैं, कईयों के एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं, परंतु वे राज्य की छत्र छाया में रहकर मिलजुल कर और विवेकपूर्ण जीवन जी सकते हैं, क्योंकि राज्य सभी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है और अगर कोई उनका नियमों का उल्लंघन करता है तो राज्य दंडित भी कर सकता है। तो इसका एक परिणाम क्या हुआ कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता एक्सक्लूसिव, अनन्य हो गई, सर्वोच्च और असीम हो गई, जिस पर कोई सीमा नहीं है। और इस सिद्धांत को संप्रभुता का एकलवादी मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ द सॉवरेंटी कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति हम आगे देखेंगे।
आपका अलग से भी दिया भी है, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत, जो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता है उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है, या विशेषताएं, लक्षण क्या क्या होती है, एक संप्रभुता में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें मुख्यतः 5 या 6 चीज़ें संप्रभुता के सिद्धांत में हमें देखने को मिलती है। पहली जो है वो है पूर्णता, एब्सोल्यूटनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है, पूर्ण और असीम, अर्थात जिस पर कोई सीमा नहीं है और ये अन्य किसी शक्ति पर निर्भर नहीं है। पूर्ण और असीम है और अन्य किसी भी शक्ति पर निर्भर नहीं है, और राज्य के भीतर रहने वाले सभी व्यक्ति और समूह प्रभु सत्ताधारी के अधीन होते हैं, और राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य दूसरे से संबंध स्थापित करेगा तो नहीं, जैसे भारत राज्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य बोला जाता है देश को, तो भारत अगर अमेरिका से संबंध स्थापित करेगा तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान को सर्वोच्च मान लेंगे कि नहीं हम राजस्थान से संबंध स्थापित करेंगे, नहीं, पहले भारत दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करोगे तो भारत राष्ट्र एक संप्रभु है, राजस्थान संप्रभु नहीं कह सकते हम। तो दूसरों के साथ जब संबंध स्थापित करेगा तो उसके संदर्भ में उसको सर्वोच्च माना जाएगा, और अन्य कोई राज्य न तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और न किसी बात के लिए उसको बाध्य कर सकता है या विवश कर सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो संप्रभुता को नष्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आप कहते हो राज्य हम पर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ लगती है, जैसे पर्यावरण की कई है, वो हम पर कानून लागू होते हैं, जैसे क्वेटा प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, तो ये बाध्यकारी रूप से लागू है। तो ये हमारे संप्रभुता को नष्ट नहीं करते, क्योंकि राज्य को इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है, हम अपनी सहमति से इनको बाध्यकारी अपने पर बनाते हैं, जिससे कि आने वाली मानवता की पीढ़ियाँ एक सतत विकास के रूप में अच्छा जीवन यापन कर सकते। तो कोई भी राज्य, जैसा कि आप अभी देखोगे कि अमेरिका में ट्रंप ने क्या किया था कि पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे अलग हो गया था, तो राज्य को बाध्य नहीं कर सकता, और वो राज्य का तभी तक मान्य होता है जब तक वो उसका सम्मान करने के लिए तैयार है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो आप पढ़ोगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फाइनल ईयर में आपका, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है उनकी व्याख्या तो कर सकता है, परंतु उसको लागू करने की शक्ति उनके हाथ में नहीं होती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कोई सार्वभौमिक सत्ता इस विश्व में पाई नहीं जाती है। तो पूर्णता का मतलब हो गया कि उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अपनी इच्छा अनुसार वो शासन करेगा। दूसरा है सार्वभौमता, यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु सत्ता राज्य के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और समूह की तुलना में सर्वोच्च होती है। जैसे देखते हैं कि अगर राज्य चाहे तो किसी विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, परंतु कोई व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की मांग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि हमें हम मुक्त कर दो, हम इसकी संप्रभुता का पालन नहीं करेंगे, ये कोई राज्य, व्यक्ति या संस्था कर भी नहीं सकता। तो राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभु सत्ता एक सर्वव्यापक, सार्वभौमिक और सर्वजनीन शक्ति है। आप अगर एक देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति, डिप्लोमेसी नाम की एक चीज़ होती है, एक राज्य के दूसरे राज्य के संबंध, तो उसमें एक देश का राजदूत दूसरे राजनयिक नियुक्त करते हैं, तो उनको कुछ इम्यूनिटी या उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय होता है। उसका कारण मतलब ये नहीं कि संप्रभुता वहाँ लागू नहीं होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। तो इस प्रभु सत्ता के सिद्धांत का अपवाद नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। कोई भी राज्य अपनी प्रभु सत्ता के कारण किसी को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान करने से इनकार भी कर सकता है। तो सार्वभौमिकता का मतलब हो गया कि सभी व्यक्ति, संस्थाओं और समूह की तुलना में सर्वोच्च होता है संप्रभु राज्य। तीसरा है अदेयता, इनअलाइनेबिलिटी। अदेय अर्थात किसी को दी नहीं जा सकती।
संप्रभुता अखंड और निस्सीम होती है, इसलिए किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभु सत्ताधारी राज्य अपनी संप्रभुता को किसी और को हस्तांतरित करना चाहता है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अगर संप्रभुता किसी और को सौंपती तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा, दूसरे का अस्तित्व में आ जाएगा। तो अगर राज्य के हाथ से प्रभु सत्ता निकल जाती है तो वह राज्य ही नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब यही है। यदि एक राज्य अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी दूसरे राज्य को सौंप देता है तो उस हिस्से पर उसकी प्रभु सत्ता समाप्त हो जाएगी और दूसरे राज्य की प्रभु सत्ता स्थापित हो जाएगी। और अगर हम देखते हैं कि यदि कोई सरकार या प्रभु सत्ताधारी या सत्ता का त्याग करता है तो ऐसी हालत में सरकार बदल जाती है, प्रभु सत्ता का स्थान नहीं बदलता है। सरकारें जब चेंज होती है सरकार व्यक्ति उस पर शासन करने वाला बदल जाता है, पर प्रभु सत्ता का स्थान नहीं बदलता है। तो प्रभु सत्ता अद्वैता होती है, अद्वैत होती है, किसी दूसरे को सौंपी नहीं जा सकती। अगर किसी दूसरे को हस्तांतरित होती है तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। चौथी विशेषता स्थायित्व, परमानेंसी। जिस प्रकार राज्य स्थायी है वैसे ही प्रभु सत्ता भी स्थायी होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक प्रभु सत्ता का भी अस्तित्व है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब सम्राट या कोई राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग से प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता है, बल्कि वे तत्काल दूसरे सम्राट या राष्ट्रपति में स्थापित हो जाती है। जैसा कि आप देखते हो कि किसी राष्ट्रपति की या निधन हो जाता है या किसी देश के सम्राट का निधन हो जाता है तो तत्काल रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति या कार्यवाहक सम्राट बना दिया जाता है। उसका संप्रभुता का अंत नहीं होता है, किसी पद में बनी रहती है वो। तो सरकार बदल जाने पर जैसे राज्य का अस्तित्व बना रहता है वैसे ही प्रभु सत्ता का अस्तित्व भी बना रहता है। कहने का मतलब यही। नेक्स्ट है अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी। जैसे कि प्रभु सत्ता पूर्ण और सर्वव्यापक शक्ति है, पूर्ण और सर्वव्यापक, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यदि प्रभु सत्ता के टुकड़े कर दिए तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। राज्य में रहने वाले जो अन्य सत्ता संस्थाएं और समूह होते हैं वो अपने सदस्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करते हैं, जैसे कंपनी है या कोई संस्था है, अपने सदस्यों के ऊपर आदेश चलाने के लिए वो जिस सत्ता का प्रयोग करते हैं वे उन्हें राज्य की प्रभु सत्ता में से काट कर नहीं दी जाती है, बल्कि ये राज्य की प्रभु सत्ता की देन होती है। राज्य की प्रभु सत्ता के सामने अन्य सब व्यक्ति और संस्थाओं की सत्ता गौण या छोटी होती है। संघीय व्यवस्था जैसा कि भारत में है संघ और राज्य, तो इसके अंतर्गत भी प्रभु सत्ता संघ और इकाई में बंटी नहीं होती है, बल्कि कुछ विषयों पर उनके अधिकार क्षेत्र बंटे होते हैं। राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संप्रभुता बंटी हुई, नहीं, अधिकार क्षेत्र बनते हुए कि आप इस पर काम आप करोगे, इस पर हम करेंगे। तो अधिकार क्षेत्रों के वितरण में कोई संशोधन भी प्रभु सत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है। जैसा कि आप देखते हो जीएसटी लागू किया तो कई टैक्सेशन ऐसे थे जिसको राज्य सूची से हटाकर संघ सूची या इसमें जीएसटी में डाला गया। वैसे ही बहुत से अधिकार क्षेत्र होते हैं। शिक्षा जैसे राज्य सूची में था तो इसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये विशेष क्षेत्र को संप्रभुता के प्रयोग से ही चेंज किया जा सकता है। तो अविभाज्य होती है संप्रभुता। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है अनन्यता, एक्सक्लूसिवनेस। इसका अर्थ क्या होता है कि राज्य में केवल एक ही प्रभु सत्ताधारी हो सकता है जो वैध रूप से जनता की आज्ञा पालन का आदेश देता है। एक ही हो सकता है जो लीगल रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देता है। एक से अधिक प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेने का मतलब है कि राज्य के भीतर राज्य की मान्यताओं को स्वीकार करना राज्य की एकता को भंग करेगा। एक से अधिक अगर आप मानते हो आज्ञा पालन का आदेश देने वाले शक्तियों का अस्तित्व तो राज्य की एकता को भंग कर सकता है। तो ये संप्रभुता की मुख्य 6 विशेषताएं थी। आज की क्लास में हमने ये देखा कि संप्रभुता का बेसिक अर्थ क्या है, इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संवैधानिक ऐतिहासिक विकास और इसकी प्रमुख लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।